Hello everyone. Today we are starting NCRT series of class 10th science. We are starting with the chapter number 1 of chemistry, that is the chemical reactions and equations. Before starting this chapter, you should go through the elements name of periodic table up to 30 at least. That is the prerequisite knowledge we want. Then you go through the atomic masses and numbers also. Okay. Now during listening these NCRT lectures, it is recommended to have your notebook, pen and NCRT book with you so that you can mark the topics as we go through the NCRT. You can write the important terms in your notebook. Okay. Now just before go through these lectures completely, you will be requiring some prerequisite knowledge as I've mentioned, that you have to go through the periodic table up to element 30. You can go more, but 30 is the at least 30 you can go through it. Okay. I will be attaching some assignments or the practice sheet with the lectures so you can go through that and practice them and complete that. After completing these lectures and the practice sheet, is it been there that you will get the good marks in your board examinations and your school exams too? No need to worry, this course is absolutely free. You will go through each and every topic of the NCRT with their exercises and in-text questions. So let's start with the today's session, where that is the chapter number 1, chemical reactions and equations. Okay. So when we talk about chemical reactions, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि किस तरह की chemical reactions हैं. तो क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ था केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. आई होप सबको पता होगा कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते. जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है. अगर हम बात करें रस्टिंग की, तो अगर मेरे पास एक किसी डायमेंशन का कोई भी क्यूब है जो आयरन का बना हुआ है या फिर कोई भी एक बॉक्स टाइप का है, उस पर अगर रस्ट लग जाती है तो क्या होगा, जब मैं उसकी रस्ट को क्लियर करूंगा तो उसका जो शेप है, उसका जो डायमेंशन है, दैट वोंट बी रिमेन सेम, वो सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा. है ना. उसके मास पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा. तो यानी कि क्या हुआ, अगर हम उसको देखें तो उसकी डस्ट अगर हम रिमूव भी कर रहे हैं तो भी उसका डायमेंशन सेम नहीं रह रहा है. यानी कि एक बार अगर वो उसका चेंज हुआ तो वापस अपने उसी शेप में नहीं जा सकता. दैट इज द केमिकल चेंज. बट अगर हम फिजिकल की बात करें तो मैंने अगर आइस मेरे पास है तो मैं चाहूँ तो उसको मेल्ट करके लिक्विड के फॉर्म में वाटर भी बना सकता हूँ, और उसको अगेन फ्रीज करके मैं उसको वापस आइस भी बना सकता हूँ. सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मी. यानी कि हम उस चेंज को फिर से रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. सो आई होप ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपने पढ़ा हुआ है. नहीं पढ़ा हुआ है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए. बेसिक चीज यही होती है, एक रिवर्सिबल है, एक नॉन रिवर्सिबल है. तो बेसिकली यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस की. तो केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसेस है केमिकल चेंज की वजह से अकर जो होता है. अब केमिकल चेंजेस में होता क्या है, इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, लूज होना चालू हो जाती है ना. जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है उसकी, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो की जो उसकी आइडेंटिटी है वो, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या लूज होती हैं, और न्यू यानी कि एक नई तरीके की उसकी आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज उसमें बनना चालू हो जाती हैं. तो इस तरीके के चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और इस केमिकल चेंज के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. तो इतना मेरे ख्याल से शायद क्लियर हुआ होगा. अब इस केमिकल रिएक्शंस को जो चेंज करा है या जो रिएक्शन हुई है, यानी कि अगर सपोज करो मेरे पास एक ए कुछ था, मैंने उसके अंदर बी को मिलाया और मेरे पास सी और डी करके कोई नई चीज बन गई या खाली सी बना, तो क्या हुआ, ए और बी तो एक अलग चीज थी और जो नया प्रोडक्ट बना है मेरे पास वो अलग है. तो इस पूरी रिएक्शन को, इस केमिकल चेंज को जब मैंने किसी इक्वेशन के फॉर्म में इसको दिखाया है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज केमिकल इक्वेशन, जो उस रिएक्शन को बता रहा है. ठीक है. तो इतना मेरे ख्याल से क्लियर हुआ केमिकल रिएक्शन का बेसिक चैप्टर में है क्या. अब अगर हम बात करें तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, व्हाट हैपेंस व्हेन. तो देखो, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर. दूध को हम अगर गर्मी में ऐसे रख दें तो क्या होता है, वो फट जाता है, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंट, एक तरीके से फट गया, वो खराब हो गया, तो वापस मिल्क नहीं बन सकता. है ना. जैसे कि आयरन और तवा, पेन और द नेल यानी कि कील, लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एटमॉस्फेयर विच इज हैविंग द वाटर वेपर्स इन इट, ह्यूमिड, नमी है जिसमें, है ना. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि अंगूरों को फर्मेंट होना, सड़ जाना उनका, ऐसे हम वाइन और अल्कोहल वगैरह बनाते हैं उसके लिए. फूड इज कुक्ड. फूड इज कुक का मतलब है मैंने वेजिटेबल, यानी मैंने मेरे पास गाजर है, ठीक है, कुछ मटर्स हैं, ये सब चीजें, और इसको मैंने एक बार एक फ्राई पैन में लेके मैंने इसको कुक किया, तो कुक करने के बाद ये सब्जी बन गई ना इसकी. या सिंपल सी बात करो, अगर आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हो तो क्या वो वापस आलू टमाटर वापस अलग आ सकते हैं.
जो पोटैटो और तुमने टोमेटोज लिए थे वो क्या वापस आ सकते हैं? नहीं। एक बार कुक हो गया तो हो गया। फूड गेट डाइजेस्टेड, हमने कोई भी फूड लिया उसको खाया च्यू करा तो वो तो अब च्यूड हो गया ना। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एन एक्सक्रीटल पार्ट या फीसेस में। इट कैन नॉट बी कम अगेन इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो फिर से फूड नहीं बन सकता। सेम विद द रेस्पिरेशन। तो इन सारे सिचुएशंस में हमने एक चीज क्या देखने को मिल रही है कि जैसे ही ये प्रोसेस हो रहे हैं इन सभी प्रोसेस में एक नई तरीके की आइडेंटिटी, यानी उनकी पुरानी जो आइडेंटिटी है वो तो लूज हो गई, पर लेकिन नया आइडेंटिटी और नए प्रॉपर्टीज के अंदर गेन हो गए हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही हैं। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। क्या हो रहा है इसमें, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी इनमें चीजें हो रही हैं, इनकी जो पुरानी आइडेंटिटी है वो क्या हो गई है, प्रॉपर्टीज है वो लूज हो गई और नई आइडेंटिटी इनने गेन कर ली है। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें सिंपल सी तो क्या है, यानी कि प्रोसेस है ना ये भी, जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, जिसका ओरिजिनलिटी थी, यानी मिल्क जो ओरिजिनल मिल्क था उसकी प्रॉपर्टी तो लूज हो गई, पर उसके बाद अब नई तरह की प्रॉपर्टीज आ गई है जिससे हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। वो जब दूध खराब हो जाता है उससे हम पनीर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग चीज हो गया। तो दिस इज बी ना केमिकल रिएक्शन। ठीक, बाकी इसमें इतना ही था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सामने एक आती है एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी में क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो ये तो हमारा नॉर्मल था, अगर हम इसको परफॉर्म करना चाहें एक्सपेरिमेंट को, या फिर एक्सपेरिमेंट के हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना चाहें तब क्या करेंगे। तो फिगर 1.1 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हुआ है। इनने एक बंसन बर्नर लिया हुआ है, ठीक है। इस बर्नर में क्या हो रहा है, इसमें फायर आ रहा है, ठीक है। इनने फिर यहाँ पे एक टोंग लिया हुआ है एंड दे हैव टेकन द मैग्नीशियम रिबन। अब ये मैग्नीशियम रिबन ही क्यों लिया, तो देखो रिबन लिया है सॉलिड फॉर्म में, उसकी रॉड लिया है, ब्लॉक लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे मटेरियल जो लिया हुआ है दैट इज द एलिमेंट इज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं, Mg। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वॉच ग्लास ली हुई है, ठीक, और इसका जो पाउडर फॉर्म है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो वो हम देखते हैं कैसे बना हुआ है। ठीक, तो अगर हम सिंपल बात करें, वो क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने जब बर्न किया, तो अगर बर्न हम किस में करते हैं, सो बर्निंग इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हेल्प करता है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, Mg लिखा और साथ में ऑक्सीजन O2, डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल हम मोनोटोमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं रहते, डायटोमिक में लेते हैं ऑक्सीजन, तो O2 रहता है हमेशा। तो जब ये रिएक्ट करेंगे, अब देखो ये क्या हुआ है, ये Mg है और ये O2 है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, MgO। ठीक है, और ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर हमें देखने को क्या मिला, अब देखो मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट, ठीक है, ये अपने आप में एक एलिमेंट था। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट ही है, पर लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, इसके प्रेजेंस में हमने इसको जलाया यानी बर्न किया। तो हमें क्या दो चीजें देखने को मिली, क्या जैसे ये बर्न होगा तो हमें एक वाइट डेजलिंग फ्लेम दिखेगी। कैसी, वाइट डेजलिंग फ्लेम, यानी सफेद चमकदार, एकदम चमकदार, ठीक है ना, वो फ्लेम देखने को मिलती है हमें इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिला कि ये मैग्नीशियम जो एलिमेंट था जो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो जल के एक पाउडर्ड फॉर्म में नीचे सेटल यानी गिरने लगा। और जब इसको हमने देखा तो ये क्या बन गया, ये बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि अब ये मैग्नीशियम नहीं बचा, अब ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज अन्य मैग्नीशियम से टोटली क्या हो गई, डिफरेंट हो गई हैं। तो ये चीज आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि हमने पहले कुछ और लिया था रिएक्ट कराने के लिए और हमें मिल कुछ और रहा है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। इस एक्टिविटी में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि क्या बता रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं कि इस मैग्नीशियम रिबन को बिफोर बर्न करने से पहले हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम इसे बर्न ना करें तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बिना बर्न करे। तो अगर मुझे इसे जलाना है तो ये जल नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होगा नहीं, यानी कि बर्न हो नहीं सकता। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट होने नहीं दे रही और वो जलेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सैंड पेपर से, एमली पेपर से, सैंड पेपर से हम इसकी जो ऑक्साइड की लेयर है उसको हम क्लीन कर देते हैं। क्या करते हैं, सैंड पेपर से हम क्लीन करते हैं, ठीक है, किसको, ऑक्साइड लेयर को। ठीक, अब हमने जब इसकी ऑक्साइड लेयर को क्लीन कर दिया तब हमारे पास वापस आ गया कि सिर्फ मैग्नीशियम।
अब हम इसको बर्न कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बिफोर बर्निंग। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी एक लेयर चढ़ चुकी होती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह एक्ट करती है, जिसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे क्लीन करते हैं। फिर वो पूछता है कि इसमें किस तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं, तो देखते हैं हम क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब वो मैग्नीशियम को बर्न हो रहा है तो उसमें डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। फिर एक ग्रेश कलर का उसमें पाउडर फॉर्म होता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसी चीज में अगर देखो तो एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है क्या, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकालेगा और चेंज करेगा इनटू व्हाइट पाउडर में। यानी कि जो अभी हमने देखा, ये ऊपर ये मैग्नीशियम जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, व्हाइट पाउडर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, जिसको हम व्हाइट पाउडर को हम नाम देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर चाहे तो मार्क करो बुक में, कि मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होती है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से होगी, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होगी और इस व्हाइट पाउडर को हम बोल देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यही वाला फिर से आ जाएगा, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इस रिएक्शंस को अगर हम देखें तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, पर लेकिन बैलेंसिंग आगे पढ़ेंगे, नहीं तो हम इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं? देखो बैलेंसिंग में क्या, O है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 Mg और यहाँ लगा देंगे 2, तो ये हो गई बैलेंस, ठीक। तो बैलेंसिंग से मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, बिल्कुल बेस से लेके फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ उस तरीके से। फिर केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल और दिया हुआ है एक्टिविटी 1.2 के अंदर, इसमें क्या बोला है, लेड नाइट्रेट दिया हुआ है। अब लेड को क्या बोलते हैं हम, पीबी। इसको एक सेकंड क्लियर कर देता हूं मैं। तो अगर देखें तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट, तो लेड को हम क्या बोलते हैं, पीबी, ठीक है, ये हो गया लेड। फिर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को उसने क्या बोला है कि लेड का जो है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया, PbNO3, PbNO3 होल ट्वाइस ले लोगे इसको। तो अगर बेसिकली नहीं याद है तो अभी इसको इतना टेंशन नहीं जरूरत है, सिर्फ याद रखना है कि लेड नाइट्रेट है, तो दैट इज पीबी इज लेड एंड नाइट्रेट इज NO3, लेड नाइट्रेट, ठीक है। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हमने इसका सॉल्यूशन लिया। फिर क्या कह रहा है, एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ऐड करना है, यानी कि हमने प्लस साइन लगा दिया, और ऐड क्या करना है, आयोडाइड, कौन सा, पोटेशियम, पोटेशियम इज K और आयोडाइड क्या हो गया, I, ठीक। तो ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक। अब इसको भी हमने सॉल्यूशन फॉर्म में लिया हुआ है। अब तो क्या कह रहा है, जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन के लिए ऐसे एरो दिखाया, अभी बताएंगे आगे कि ये एरो क्यों लगाते हैं, ये प्लस साइन क्यों है। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में अकर क्या क्या हो रहा है, हम कैसे देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो क्या दे रखा है, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा, ये PbI एंड ये आ जाएगा 2, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हल्का सा यहाँ पे 2 लगा लेंगे। बैलेंसिंग पे टेंशन मत लो, बैलेंसिंग हम सीखेंगे आधे। अभी तो ऐसे समझो कि लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड से करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास लेड आयोडाइड, ठीक है। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। और साथ में एक और चीज बनेगी, क्योंकि देखो लेड ये पीबी का इसके संग हो गया लेड आयोडाइड, और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। इतना क्लियर हुआ। ये बन गया हमारे पास क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, लिखो, लिखना चाहो लिख सकते हो। ये बन गया लेड आयोडाइड और ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। अब ध्यान से एक चीज देखने की क्या है, ये हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये था पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो अब देखो ये अलग चीज थी ना, इनिशियली ये अलग चीज थी, ये अलग है, ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। पर ये दोनों जब रिएक्ट हुए तब क्या बन गया हमारे पास, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, यानी दोनों चीजें क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। समझ रहे हैं ना, दोनों चीजें क्या हो गई, डिफरेंट, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और यही तो हम पढ़ रहे थे कि केमिकल चेंज के अंदर जो उसकी पुरानी प्रॉपर्टीज होती हैं वो गायब हो जाती हैं और नई प्रॉपर्टी आइडेंटिटी उसके अंदर आ जाती है, दैट इज द केमिकल चेंज। और जो प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन को हम जब किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या फिर इक्वेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है? तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता है कि अभी तक बेसिक में इतना ही पार्ट था, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेड आयोडाइड को भी याद रखना, इसके अंदर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम पीपीटी बोलते हैं, पावर पॉइंट से कंफ्यूज मत होना, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, लिख सकते हो, दिस पीबीआई इज येलो प्रेसिपिटेट, यानी जो फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट वो होता है जो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे,
ठीक है, सॉलिडिफाइड फॉर्म में कुछ बना। अब देखो दोनों लिक्विड फॉर्म में ही थे, ये भी एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में था। देखो कोई भी चीज अगर वाटर के संग मिलाते हैं तो वो एक्वस फॉर्म बनाती है। ठीक, तो ये पीबीआई जो बना है ये क्या बना है, सॉलिड फॉर्म में येलो प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ एक्वस था, ये एक्वस था, पर यहाँ हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक, और दूसरा जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये अभी भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या, पोटेशियम नाइट्रेट लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड, सॉरी लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। कंफ्यूज मत हो ना, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से बता देता हूँ। ये बन गया आपका पीबी लेड नाइट्रेट, ये आपका आ गया पोटेशियम आयोडाइड, ये बन गया आपका लेड आयोडाइड एंड दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड आयोडाइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लिक्विड इसमें रहेगा एक्वस फॉर्म में वो आपका रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे सीधी बात ये बताने की थी, देखो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस में एक्टिविटीज के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसकी चीज को याद रखना है, क्या बनाया, क्या चीजें दिख रही हैं इसके अंदर, कि ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिली जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, ये रिएक्ट ही तो हो रहा है, ये इससे मिल गया ना, रिएक्ट हो गया, तो इनने क्या दिया, ये दे दिया। इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी भाई, ये तो अलग बंदे हैं ना दोनों, देखो ये भी अलग लोग हैं, पर यहाँ पे अलग बन गया, ये अलग बन गया, नाम ही देख लो, क्या बन रहा है, लेड नाइट्रेट, और यहाँ क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड, ये बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड, ये बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो डिफरेंस तो आ गया ना, चीज वही थी पर लेकिन प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.3। इसके अंदर क्या किया है, इनने एक फ्लास्क लिया है, ये अब इसमें कोनिकल फ्लास्क लिया है, वो फ्लास्क कुछ भी ले सकते हो, कोई डिपेंड नहीं करता है, कोनिकल फ्लास्क ले लो, ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लो, बीकर से लो, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इनने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। अब देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड जिसको हम कॉन्क बोलते हैं, और एक होता है डाइल्यूट जिसको हम डेल ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट में क्या है, देखो इसको सीधा सिंपल समझो, जो प्योरेस्ट फॉर्म में जिसमें कोई मिलावट नहीं की है वो कॉन्सेंट्रेटेड, और डाइल्यूट जिसमें कुछ मिला दिया हमने, डाइल्यूट कर दिया। जैसे कि अगर हम बनाते हैं लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो अगर नींबू पानी के अंदर हम क्या करते हैं, अगर नींबू को खाली निचोड़ के उसमें शुगर मिला दें तो कोई नहीं पी सकता ना, तो हम क्या करते हैं, तो अगर नींबू के अंदर सीधा हमने नींबू यूज करा, यानी कि जो लेमन का जो जूस है उसको हम देख रहे हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड में, पर जैसे ही मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर एक्वस यानी पानी मिला हुआ है, यानी कि उसकी कंसेंट्रेशन पावर कम है, और वो इसलिए लगते हैं लैब में कि गलती से वो बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे हैं, एजेस कम होती है हम लोग। ठीक है ना, तो अगर उनमें क्या होता है कि अगर गलती से भी वो स्प्लिट आउट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बर्न तो होगा, देखो एसिड है बर्न करेगा, करोजिव होते हैं, बट इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा। पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड हल्का सा भी टच हो जाए हमारे क्लोथ से या हाथ से, तो वो इनिशियली क्या कर देगा, एकदम से बिल्कुल बर्न कर देगा। ठीक है ना, तो इसकी रिस्क, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड यूज नहीं करते हैं, हम लैब में हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए। अब देखो फिर से वही चीज आ गई, जैसे मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की रॉड ले सकते थे, मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप ले सकते थे, इसी तरीके से यहाँ पे जिंक की हम रॉड ले लें, स्ट्रिप ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किससे पड़ता है, विच मटेरियल यू हैव टेकन, तो यानी कौन सा लिया हमने, जिंक लिया है, ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे पीसेस हो गए। ठीक, अब जैसे हम उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अब देखो दो रिएक्शन इसमें बन रही है, क्या करा हमने, जिंक की जो है मटेरियल उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, Zn, जिंक हो गया, प्लस अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे चीजों को लिखना है समझने के लिए। ठीक है, ठीक, तो जिंक अब क्या कर दिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया ना, तो H2SO4, क्या मिल जाएगा हमें, ZnSO4 प्लस H2, ये आप चाहो तो लिख सकते हो संग में, है ना। अभी एरो क्यों बनाए मैं बता रहा हूँ, देखो अब जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में था, ये क्या है हमारा एक्वस फॉर्म में, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ है हल्का सा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जिंक रिएक्ट करेगा इसके साथ। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तब। ठीक है, तो अब ये जिंक क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के उसको डिस्प्लेस करके सल्फेट इसके साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ये बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट।
ठीक। और ये हमारे पास आ रही है क्या, हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना। ये रहेगा हाइड्रोजन गैस। ऊपर इस एरो का मतलब होता है कि गैस क्या और इवॉल्व हो रही है, ऊपर निकल रही है, एरो बता रहा है कि गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जिंक ने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करके तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक। अब साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी, क्या, कि जैसे ये रिएक्शन होगा तो इस बीकर का जो टेम्परेचर है ना, वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब है वो गर्म होने लगेगा टेम्परेचर से और हीट अप हो जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन, देखो इससे पहले तो गर्म नहीं था ना, अगर हम यहाँ पे थर्मोमीटर लगा तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर राइज होता है। एंड मैं लिटरली बताऊं, प्रैक्टिकली मैंने किया है, ऐसा होता है। अभी आप लोग क्लास 10th में जब लैब स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे, जब भी होगा, आप करके देखोगे तो टेम्परेचर देखना उसका। पहले आप जब उसका सल्फ्यूरिक एसिड का टेम्परेचर लोगे वो अलग होगा, पर लेकिन जैसी रिएक्शन होगी उसका जब टेम्परेचर देखो तो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ने लगे उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो सीधी से इसका डेफिनेशन बहुत इजी में, देखो ब्रेक बॉन्ड वगैरह वाला मैं भी पढ़ाऊंगा आगे, जब एक्सोथर्मिक के आगे बात करेंगे हम प्रॉपर्ली। अभी तो सिर्फ अगर देखना चाहते हो तो इतना लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, यानी कि हीट पैदा हो रही है। ठीक है, सिंबल का लिखते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व। ठीक है, अब क्या क्या हुआ, इनने ये कॉक्स से बंद कर दिया ताकि कंटिन्यूस फ्लो में उसका मिल जाए और यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारे ग्लास ट्यूब से बाहर निकले। तो हम इतना ना भी करें तो अभी हम देखें तो क्या होता है। अब देखो दूसरी चीज क्या आ गई इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो गैस निकल रही है वो किस तरीके की हाइड्रोजन है। तो क्या होता है, बोर्ड में पूछते हैं कि इस गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, है ना। ये जो गैस इवॉल्व हो रही है कैसे आइडेंटिफाई करा कि हाइड्रोजन ही है। ठीक। तो अब हमें एक चीज देखो ध्यान से, कि अगर हमें एक चीज और पता है कि अगर जब भी CO2 निकलती है तो हमें ये पता है कि CO2 जो होती है वो एक्सटिंग्विशल है, यानी कि आग को बुझाती है। तो अगर किसी चीज में से CO2 बाहर निकल रही है, इसलिए तो CO2 एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जिसमें CO2 गैस निकलती है और आग को बुझाती है, यानी वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट बंद कर देती है। तो सपोज करो इसमें से किसी में CO2 निकल रही है, मुझे नहीं पता कि CO2 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आऊंगा या फिर एक कैंडल लेके आऊंगा, जैसे मैं उसके पास रखूंगा तो बुझ जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये CO2 गैस है। ठीक। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है ना वो हाईली क्या होती है, फ्लेमेबल है बहुत ज्यादा। और ये बात हमें पता है कि सन और स्टार्स पे जो फ्यूल है जिसको एनर्जी दे रहा है वो क्या है, मेन हाइड्रोजन। और दैट हाइड्रोजन स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू द हीलियम, जो कूल डाउन होने चालू हो जाती है ना। तो जो मेजर फ्यूल हमारे सन पे है वो कौन सा, हाइड्रोजन। इवन इन द यूनिवर्स जो मेजर फ्यूल है ना, जो हर चीज के अंदर काम कर रहा है, यू टॉकिंग अबाउट द सुपरनोवा स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, किसी की भी बात करोगे सब में हाइड्रोजन मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, इसलिए अब बात यही है ना, हाइड्रोजन फ्यूल सबसे अच्छा है। बट इसको स्टोर करना, अभी हम जब क्लास 10th में इसी में चैप्टर आएगा, जब फ्यूल्स वाला चैप्टर जो है हमारा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहां पे हम देखेंगे हाइड्रोजन के अंदर सारी अच्छी चीजें हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि हम इसको स्टोर करके इजी नहीं है, यानी कि ये इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली का मतलब ये नहीं, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है भी कह सकते हैं हम इसको स्टोर नहीं कर सकते आराम से। अगर हल्का सा भी एक्सीडेंट हुआ तो इससे बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए हम इसको बाइक्स वगैरह में यूज नहीं करते हैं। ऑल दो बहुत कम फ्यूल, मतलब जो पॉल्यूशन होता है बहुत कम ही निकालता ही नहीं है। क्योंकि ये बर्न होगा तो H2O बर्न होगा तो CO2, यानी कि जब होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट तो H2 यानी पानी वाटर वेपर्स निकालेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो अब इसको कैसे पता करेंगे। अब मैं अगर सपोज करूं यहाँ पे जब इसमें से गैस निकल रही है ना, और इसके पास में जैसे ही बर्निंग मैचेस लाऊंगा तो ये क्या आता है, एक स्लो प्रोसेस में गैस निकलना चालू होती है। तो जैसे ही मैं लेके आऊंगा तो इसमें से क्या होगा, जो गैस के अंदर जो H2 होगी ना वो एकदम से बर्न हो जाएगी स्पीड में। और जैसे वो बर्न होगी तो बबल्स फॉर्म में एकदम से क्या होगा, आवाज आएगी पॉप की। इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं पॉप अप साउंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जैसे हम इसको माचिस या किसी भी कैंडल स्टिक को उसके पास लाते हैं तो एकदम से पॉप अप साउंड आता है। ठीक है, पॉपअप साउंड आता है। तो वो पॉपअप साउंड क्या बता रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, क्योंकि वो हाइड्रोजन ही क्या कर रहा है, आग पकड़ रहा है स्पीड में। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मेरे को फिर से वैस करता हूँ, क्या करना है, हम जिंक ग्रेन्यूल्स को हम सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया। अब तो दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, जिंक को इसके संग मिलाया तो हमारे पास क्या बन रहा था, ZnSO4। वो अलग चीज थी, अलग चीज है। ये हमारे पास आ जाता है सॉल्ट। अब ये वो सॉल्ट नहीं है खाने वाला, अभी धीरे धीरे हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी लेके चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी बन गई इसकी सॉल्ट की। और साथ ही साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो हाईली फ्लेमेबल है। हाइड्रोजन तो यहाँ भी था ना, पर इस टाइम मैचस्टिक को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, पर जैसे ही ये दोनों मिले
तभी हाइड्रोजन अलग से निकला और वो आग पकड़ने लगा। तो हमें यही चीज तो देखनी थी और समझना था कि किसी चीज को हम इनिशियली देख रहे हैं, इन दोनों को जब हम ले रहे थे तो इनकी प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी डिफरेंट थी, पर जैसे ही इससे हमारे पास ये बना तो इनकी प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और यही कहलाता है हमारा केमिकल रिएक्शंस। और इसको समझाने वाली चीजों को हम बोलते हैं, यानी जो इक्वेशन के फॉर्म में होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लास्ट हम टॉपिक और देखते हैं आज के सेशन के, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस को डीप में, किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को तरीके से लिखते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब वो पूछ रहा है, देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या बता रहा है हमारा, यहाँ तक हमारा 1.3 तक हो गया पूरा। ठीक है, हमने सारी एक्टिविटीज ध्यान से पढ़ ली। ठीक, अब आपकी एक भी एक्टिविटी, यानी देखो इस सीरीज में अगर आप बने रहोगे ना साथ में, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा एनसीईआरटी का, और इससे ज्यादा बोर्ड में नहीं आता है क्लास 10th में। बाकी आपको प्रैक्टिस शीट लगाओ, एग्जाम्पल्स लगाओ, अपनी रेफरेंस बुक को देखो, दैट इज सफिशिएंट फॉर ऑल। ठीक, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं भाई, फ्रॉम द above three activities we can say that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place। सही बात है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, एक देखो मेन रीजन क्या था, प्रीवियस प्रॉपर्टी आइडेंटिटी को लूज करके न्यू प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज अगर गेन कर ले तो वो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है। तो ये हमें देखने को मिल गया तीनों में। अब और भी क्या तरीके हैं कि हम पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो हम देख के भी बता सकते हैं ना। तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट क्या क्या होती है भैया, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन तरह की स्टेट है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर कोई सॉलिडिफाइड फॉर्म में लिया हुआ है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विडिफाइड में लिया हुआ गैस में हो जाए, जैसे एमजीओ मैग्नीशियम वाला हमने देखा था, उसमें क्या हो रहा था, पाउडर फॉर्म में हो रहा था ना कन्वर्ट, तो यानी कि उसकी क्या स्टेट चेंज हो रही है ना। देखो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ था और ये किस में, पाउडर फॉर्म में आ गया। ठीक है, दूसरी चीज और देखने को मिल सकती है हमें, क्या, लेड नाइट्रेट वाले सॉल्यूशन में, लेड नाइट्रेट में क्या हो रहा था, ये भी हमारे पास एक्वस था यानी लिक्विड वाला, ये भी एक्वस था लिक्विड में, पर लेकिन हमारे पास जो ये आया ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, है ना। तो इस एग्जांपल को भी हम लिख सकते हैं किसमें, चेंज इन स्टेट वाले में। ठीक है, चेंज इन कलर, इसी एग्जांपल को देखो, यहाँ पे जो थे ये कलरलेस थे दोनों, पर लेकिन जैसे हमारे पास लेड आयोडाइड बना तो येलो कलर का पीपीटी बना, चेंज इन कलर हुआ ना, यानी कि कलर चेंज हो रहा है ना, सीधी सी बात। इस चीज को हम और भी देख सकते हैं अपने, अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें अपने घर में, अगर मैं एक ग्लास के अंदर, आप घर पे करके देख सकते हो, एक ग्लास में वाटर लो, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक यानी कि हल्दी मिलाओ, उसे स्टिर करें, घुमा दो, मिक्स हो जाएगा, इसका कलर कैसा होगा, येलोइश कलर हो जाएगा हल्दी का, है ना। अब इसमें क्या करो, जो आपका कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, उसको हल्का सा घोलो पानी में और उसको इसके अंदर मिला दो, जैसे आप उसे मिलाओगे इसका येलो कलर चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में, रेडिश में, डार्किश रेड यानी मैरून जैसा थोड़ा कलर हो जाता है। तो यानी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। ये एसिड बेसिस अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, पहले क्या हुआ, कलर चेंज हुआ ना, यानी देयर मस्ट बी सम रिएक्शन टेक इन प्लेस, है ना। तो यही चीज है। फिर बात आती है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस की। गैस में अभी हमने देखा कि हमने रिएक्शन क्या कराया था, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया और हाइड्रोजन गैस मिली, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। चेंज इन टेम्परेचर, सेम इसी, दो इन तीन एक्टिविटीज से उन्हें सब कुछ समझा दिया हमें, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है, इनिशियली इसका कोई टेम्परेचर ऐसा तो था नहीं, अगर हमने टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लगाया तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने देखा तो इस टेस्ट ट्यूब में ऐसा कुछ था नहीं कि टेम्परेचर बढ़ रहा हो, पर जैसे ये रिएक्शन चालू हो गई तो क्या हुआ, इसका सडनली टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो यानी टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर दो तरीके से, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, और दोनों ही चीजें अगर हो रही हैं यानी देयर मस्ट बी सम चेंज इन द केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल चेंज हो रहा है वहां पे, रिएक्शन अकर हो रही है। ठीक है, ऐसी एक और चीज होती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रेसिपिटेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स को बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो अगर देखें ध्यान से तो इसी इक्वेशन में आ जाओ, PbNO3+2Ki, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। तो ये भी क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये भी टॉपिक आज हम जोड़ सकते हैं इसके अंदर, आप लिख सकते हो 1 2 3 4 और दे वाला फिफ्थ वाला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आई होप इसको मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी से कि क्या क्या हमने देखा आज। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमें पता चला कि अब भी कोई पुरानी चीज को हम अब रिएक्ट करा रहे हैं तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज को लूज करके नई प्रॉपर्टी और आइडेंटिटीज को गेन कर ले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज, और जो प्रोसेस को दिखाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस।
और जिस तरीके से हम इसको आइडेंटिटी यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर हमने 3 एक्टिविटीज देखी कि मैग्नीशियम जब आयरस ऑक्सीजन के संग में प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी, लेड आयोडाइड वाली, यहाँ पर हम बोले लेड नाइट्रेट वाली। तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने लिया टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड को सॉल्यूशन मिलाया, तो हमें देखने को क्या मिला कि लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना और एक बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो क्या देखी एक्टिविटी कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक जिंक सल्फेट सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जिसका हम पता कैसे लगाते हैं, जब हम एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेके आएंगे तो वो पॉपअप साउंड की तरह बर्न हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी, इससे बाहर बोर्ड में नहीं जाता, मैं क्वेश्चंस भी लेते चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज आपकी रह गई हो उसको फिर से वीडियो को वॉच करके आप देख सकते हो, और जो भी डाउट हो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो उन चीजों पे हम काम कर लेंगे। और अभी भी अगर आपने नहीं करा हो तो क्लास 9th में जो हम 30 एलिमेंट्स थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनसे गो थ्रू हो जाओ, एक बार पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ के देख लो कि कौन से एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, क्या उसके नेम को कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो प्री रिक्वेस्टिव नॉलेज है, थोड़ा इजी भी रहेगी केमिस्ट्री में पढ़ने में। ठीक है, तो यही चीज थी मेन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अगर चाहे तो आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्या कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, कुछ नया नहीं बनता। अब देखो जैसे अगर यहाँ पे हम देखें, इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही अरेंजमेंट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नीशियम के ऑक्सीजन ने रिएक्ट कराया तो पोटेशियम बन गया, नहीं। यहाँ पे भी देखो, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है तो उनका ही रीअरेंजमेंट हुआ है, लेड आयोडाइड बना है, पोटेशियम नाइट्रेट बना है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाए। तो इस चीज को लिख सकते हो क्या, केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स, यू कैन राइट, केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। क्या बात कर रहा है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक, इतना क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे जब पढ़ेंगे तब हम आगे जाएंगे केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम ये लिख रहे हैं तो इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम कैसे सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।